क्या आपने कभी राख को तैरते देखा है? हाँ, वो राख जो आग के बाद बचती है वो जल में तैर रही थी, जैसे किसी ने जलाने का नाटक किया हो। यही तो कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी आग की जो सिर्फ चीजों को नहीं, रिश्तों और भरोसे को भी जला गई। लेकिन राख ने सच बता दिया, यह आग लगी नहीं, लगाई गई है। और अब जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या आपने कभी राख को तैरते देखा है? हाँ, वो राख जो आग के बाद बचती है वो जल में तैर रही थी, जैसे किसी ने जलाने का नाटक किया हो। यही तो कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी आग की जो सिर्फ चीजों को नहीं, रिश्तों और भरोसे को भी जला गई। लेकिन राख ने सच बता दिया, यह आग लगी नहीं, लगाई गई है। और अब जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सेक्शन 1, राख का रहस्य और धोखे की शुरुआत। सुबह की ठंडी हवा में राख की गंध अब भी तैर रही थी। घर के बाहर भीड़ थी, सबकी निगाहें उस राख पर टिकी थीं। पुष्पा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा पत्थर सा। गोपाल जी उनके पास खड़े थे, लेकिन उनके अंदर का तूफान किसी को नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक मुट्ठी राख उठाई और चुपचाप पानी में बहा दी। तभी अनु ने कहा, मां, ये राख डूब क्यों नहीं रही? देखिए ना, ये तैर रही है। गोपाल जी ने चौंक कर देखा। सचमुच राख तैर रही थी। हवा नहीं थी, पानी ठहरा हुआ था, फिर भी राख ऊपर ही ऊपर घूम रही थी। अनु ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब आग लगी नहीं, लगाई गई है। एक पल को सब सन्न रह गए। पुष्पा की नजरों में अब आंसू नहीं, आग थी। वो राख को देखते हुए बोलीं, किसी ने जानबूझकर हमारी मेहनत को मिटाया है और अब उसे उसका जवाब मिलेगा। शाम ढलने लगी थी, सब अंदर आ चुके थे, लेकिन पुष्पा के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। तभी बेटा विपिन अंदर आया और बोला, मां, मैंने पापा के फोन में कुछ अजीब सुना था। वो किसी से कह रहे थे कि सारी साड़ियों की डिलीवरी करनी है, जल्दी से सब निकाल दो। गोपाल जी ने हैरानी से पूछा, कौन सी डिलीवरी? विपिन बोला, मुझे नहीं पता पापा किससे बात कर रहे थे, लेकिन वो जल्दबाजी में निकले थे। उसी के कुछ घंटे बाद दुकान में आग लग गई। पुष्पा को अब सब समझ में आने लगा था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, गोपाल जी, रघु के बिना ये सब नहीं हो सकता। वही था जो हमेशा दुकान की कमाई पर नजर रखता था, और अब जब सब राख हो गया है तो उसे सुकून है। गोपाल जी की आंखों में क्रोध भर आया। वो सोचता है कि उसने हमें मिटा दिया, पर अब वो जानेगा कि राख से भी आग उठ सकती है। रात का सन्नाटा था। घर के कोने में बैठी अनु ने धीरे से कहा, मां, क्या हम पुलिस को बताएं? पुष्पा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, कुछ काम हमें खुद करने होते हैं, कुछ जवाब अदालत नहीं, कर्म देते हैं। अगले दिन तीनों, पुष्पा, गोपाल और अनु, उसी जगह गए जहां दुकान की राख रखी थी। पुष्पा ने उस राख को देखा जैसे वो अब भी उनसे कुछ कहना चाह रही हो। फिर उन्होंने कहा, चलो इसे नदी में बहा देते हैं, शायद पानी इसे शांति दे। गोपाल जी ने राख उठाई और जैसे ही उसे पानी में डाला, राख फिर से तैरने लगी। अनु ने कहा, देखा मां, ये डूब ही नहीं रही, कोई तो सच्चाई है इसके पीछे। गोपाल जी के चेहरे पर अब गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने मुट्ठी बांध ली और बोले, अब बस, हम रघु का पीछा करेंगे, देखेंगे वो कहां गया और क्या छिपा रहा है। पुष्पा ने उनकी ओर देखा। हां, अब सच सामने आएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब जिसने राख बनाई वो खुद राख बनेगा। अंधेरी गली में जब वे तीनों निकले, हवा में सन्नाटा था। हर कदम पर डर और हिम्मत दोनों साथ चल रहे थे। दूर एक गोदाम दिखा, बंद, सुनसान और अजीब सा। गोपाल जी ने फुसफुसाया, यही है शायद रघु का ठिकाना। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, पर कोने में कुछ बक्से रखे थे। अनु ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और सबके होश उड़ गए। बक्सों में वही साड़ियां थीं, वही जो दुकान में थीं। गोपाल जी चिल्ला पड़े, तो तू यही करता रहा, दुकान में आग लगाई और माल यहां बेचने रख दिया। तभी पीछे से आवाज आई, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है गोपाल? व्यापार तो तुमने ही सिखाया था। रघु वहां था, मुस्कुराते हुए, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। पुष्पा ने तमतमाते हुए कहा, रघु, तूने हमारा घर, हमारा विश्वास सब जला दिया। रघु बोला, घर? वो तो पहले ही राख था पुष्पा जी, मैंने सिर्फ धुआं दिखाया। गोपाल जी आगे बढ़े, अब तू नहीं बचेगा। पर तभी दो गुंडे पीछे से आ गए। उन्होंने गोपाल और अनु को पकड़ लिया। रघु ने पास जाकर कहा, अब असली हिसाब होगा। जिसने मुझे दुकान से निकाला
उसे आज उसी राख में मिलाऊंगा। वो एक थैली से राख निकालकर गोपाल के चेहरे पर मलने वाला था कि अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर खड़ी थीं पुष्पा। उनके चेहरे पर डर नहीं, संकल्प था। उन्होंने कहा, रुक जा रघु, अब राख नहीं आग बोलेगी। वो आगे बढ़ी और जैसे उनमें कोई देवी उतर आई हो, उन्होंने रघु के गुंडों को धक्का दिया। वो गिर पड़े। रघु ने बचने की कोशिश की, पर पुष्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ जिसने धोखा किया अब किसी का नहीं रहेगा। रघु ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा की पकड़ लोहे जैसी थी। अन्नू भागकर पुलिस को बुलाने निकली। गोपाल जी धीरे से उठे, लेकिन आंखें अब भी जल रही थीं, क्रोध से और अधूरे सपनों से। कुछ ही पल में सायरन की आवाज सुनाई दी। रघु हक्का बक्का रह गया। पुष्पा ने कहा, तेरे पापों की राख अब तुझे ही जलाएगी। रघु चिल्लाया, तुम सोचते हो मैं पकड़ा जाऊंगा? मेरे आदमी हैं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी पुलिस अंदर घुसी और सब खत्म हो गया। अब वहां बस राख नहीं थी, वहां इंसाफ की पहली लौ जल चुकी थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन पुष्पा के मन में जो तूफान था वो अब भी थमा नहीं था। रघु को पुलिस ले गई थी, मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कुछ कह रही थी, जैसे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गोपाल जी चुपचाप खिड़की के पास बैठे थे, राख से उठते धुएं को देखते हुए। उन्होंने धीमे से कहा, पुष्पा, मुझे समझ नहीं आता वो हंस क्यों रहा था। अगर वो पकड़ा गया है तो खुश कैसे है? पुष्पा बोली, क्योंकि शायद वो अकेला नहीं है। जिस आग ने हमारी दुकान जलाई वो किसी एक हाथ से नहीं लगी थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। इंस्पेक्टर ने पुष्पा और गोपाल को बुलाया। देखिए, हमने रघु से पूछताछ की, पर वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, किसी और ने उसे फंसाया है। पुष्पा की आंखों में संदेह गहराता गया। कौन? इंस्पेक्टर बोला। उसने किसी महेश नाम के आदमी का जिक्र किया है, जो पिछले कुछ महीनों से दुकान के आसपास घूमता रहता था। गोपाल चौंक गए। महेश? वही आदमी जो पहले हमारा अकाउंट संभालता था, लेकिन वो तो महीनों पहले चला गया था। पुष्पा बोली, कभी कभी जो लोग जाते हैं वो असल में लौटने की तैयारी करते हैं। रात को जब घर में सब सो गए, पुष्पा अकेली बैठी थी। उनके सामने वही राख रखी थी जो उन्होंने गोदाम से लाई थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और राख को धीरे धीरे मसलने लगी, जैसे हर कण से कोई कहानी निकल रही हो। अचानक उनकी उंगलियों में कुछ ठोस लगा। उन्होंने उसे निकाला। वो एक जली हुई चाबी थी। चाबी? उन्होंने फुसफुसाया। गोपाल पास आए। किसकी होगी ये? पुष्पा ने कहा, शायद उस ताले की जो हमारी उम्मीदों पर लगा था। अगले दिन वो दोनों फिर गोदाम पहुंचे। पुलिस ने जगह सील कर दी थी, लेकिन पुष्पा ने किसी तरह अंदर जाने की इजाजत ली। उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। वहीं उन्होंने वो चाबी लगाई, ताला खुल गया। अंदर जो था उसने सब बदल दिया। कमरे में ढेरों फाइलें, कागज और पैसों के बंडल रखे थे। गोपाल ने एक फाइल उठाई। उसमें नकली बिल, फर्जी हस्ताक्षर और दुकान की सील थी। पुष्पा ने देखा और बोली, यही है सबूत। रघु ने हमारे नाम से सब बेचा, लेकिन सारा पैसा किसी और के खाते में गया। गोपाल बोले, महेश? पुष्पा ने सिर हिलाया। हां, वही महेश। रघु तो मोहरा था, खेल कोई और खेल रहा था। उसी शाम पुलिस ने महेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो जैसे हवा में गायब था। उसकी कोई खबर नहीं मिली। तभी अनु बोली, मां, मुझे याद है, कुछ दिन पहले पापा किसी से फोन पर कह रहे थे कि महेश भाई अब काम पूरा होने वाला है। शायद पापा और वो दोनों। पुष्पा की आंखें भर आईं। मतलब तुम्हारे पापा इस सब में शामिल थे? गोपाल जी के लिए यह सुनना आसान नहीं था। उनके सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। नहीं पुष्पा, ऐसा मत सोचो, वो ऐसा नहीं कर सकते। पुष्पा ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं, पर अब सच्चाई जाननी होगी, चाहे कैसी भी हो। अगले कुछ दिन उन्होंने अपने पुराने अकाउंट चेक किए। हर रसीद, हर बिल में एक नाम जुड़ा था, एम ट्रेडर्स। ये वही फर्जी कंपनी थी जिसमें सारा माल भेजा गया था। पुष्पा बोली, अब हमें उसी जगह जाना होगा जहां ये कंपनी है। रात के समय जब बारिश हो रही थी, पुष्पा और गोपाल वहां पहुंचे। एक पुराना गोदाम, टूटी हुई छत और अंदर मंद रोशनी। वो चुपचाप अंदर गए। अंदर कोई था। आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे। वो महेश था। वो बोला, तुम दोनों को तो वही करना चाहिए जो बाकी ने किया, हार मान लेना। पुष्पा ने गुस्से से कहा, हम हार मानने नहीं आए,
हिसाब चुकाने आए हैं। महेश हंसा। हिसाब? वो तो तुम्हारे पति ने पहले ही चुका दिया। उन्होंने खुद सारा माल मेरे नाम से भेजा था। बदले में जो पैसे मिले वो कहां गए, ये तुम्हें नहीं पता? गोपाल स्तब्ध रह गए। तू झूठ बोल रहा है, महेश बोला। अगर झूठ है तो जाओ, अपने घर के स्टोर रूम में वो तिजोरी देखो, उसी में सच छिपा है। उस रात गोपाल जी चुपचाप घर लौटे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। पुष्पा ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस स्टोर रूम की ओर गए। तिजोरी खोली और जो देखा वो किसी तूफान से कम नहीं था। अंदर थे नकद पैसे, वही रकम जो दुकान से गायब हुई थी, और साथ में कुछ साइन किए हुए कागज उनके पति के नाम से। गोपाल के हाथ कांपने लगे। पुष्पा, ये क्या है? क्या उन्होंने सच में? पुष्पा ने आंसू रोकते हुए कहा, शायद उन्हें किसी ने फंसाया, या शायद वो कुछ छिपाना चाहते थे, लेकिन अब हमें सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अगले दिन उन्होंने वो सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। इंस्पेक्टर ने कहा, मामला अब गहरा है, हमें अब महेश और रघु दोनों के खिलाफ मजबूत केस बनाना होगा। पर रघु अब जेल में नहीं था, वो रात में भाग गया था। पुष्पा ने दीवार पर लगी राख की तस्वीर को देखा। वो राख अब उनके लिए एक निशान बन चुकी थी। जब तक रघु नहीं पकड़ा जाएगा, ये कहानी अधूरी है, उन्होंने कहा। गोपाल बोले, लेकिन वो कहां जाएगा? अनु ने कहा, वो वहीं जाएगा जहां उसे सबसे ज्यादा डर नहीं लगता, अपने पुराने घर में। तीनों उसी दिशा में निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चांद बादलों में छिपा हुआ। हवा में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। जब वो घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। अंदर किसी के चलने की आवाज थी। गोपाल ने धीमे से कहा, सावधान रहो। अंदर रघु था, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ महेश, अब सब तैयार है, पैसे लेकर निकल जाओ। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन असली खिलाड़ी तो तू है, पुष्पा की आवाज गूंजी। तो अब सच्चाई सामने है। रघु, तूने धोखा ही नहीं दिया, तूने इंसानियत को जला दिया। रघु ने फोन गिरा दिया और घबरा कर बोला, तुम लोग फिर आ गए? पुष्पा बोली, हां, इस बार राख नहीं, आग बनकर। वो आगे बढ़ी और उनके पीछे पुलिस थी। महेश की कॉल ट्रेस हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो भी पकड़ लिया गया। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने उसका रास्ता रोक लिया। अब भाग कहां जाएगा? ये राख तेरा नाम हमेशा याद रखेगी। रघु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जीत गए सोच रहे हो? तुम नहीं जानते, ये आग अब फैल चुकी है। तुम जो भी कर लो, मेरा नाम मिटा नहीं पाओगे। पुष्पा ने दृढ़ आवाज में कहा, नाम मिटाना जरूरी नहीं, लेकिन सच दिखाना जरूरी है। और सच यही है कि तू एक धोखेबाज है जिसने भरोसे को बेचा। पुलिस उसे ले गई, लेकिन पुष्पा के मन में अब भी कुछ अधूरा था। अगर ये सब रघु और महेश ने किया, तो मेरे पति इसमें क्यों आए? क्या वो भी इस जाल में थे या किसी ने उन्हें फंसाया? अनु बोली, मां, अब सिर्फ एक जगह बची है जहां जवाब मिल सकता है, पापा का पुराना दफ्तर। उस रात उन्होंने तय किया कि सुबह वे वहां जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वहां उनका सामना किसी ऐसे सच से होगा जो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका देगा। सुबह की किरणें जैसे ही कमरे में आईं, पुष्पा ने अपनी आंखें खोलीं। रात भर करवटें बदलने के बाद भी नींद उन्हें छू नहीं पाई थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरे पति वाकई उस सब में शामिल थे? गोपाल जी भी शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अनु उनके पास आई और बोली, मां, हमें आज ही पापा के पुराने दफ्तर जाना चाहिए। शायद वहीं से सब शुरू हुआ और वहीं से खत्म भी होगा। पुष्पा ने सिर हिलाया। हां, अब जवाब चाहिए, चाहे जैसे भी हो। दोपहर की धूप तीखी थी, पर उस परिवार के दिलों में उससे कहीं ज्यादा तीखी बेचैनी थी। जब वे पुराने दफ्तर पहुंचे, वहां सब सूना पड़ा था। कुर्सियां धूल से ढकी थीं, फाइलें पुराने जमाने की गंध दे रही थीं। पुष्पा धीरे धीरे कमरे में घूमती रहीं, हर चीज को ऐसे देख रही थीं जैसे बीते वक्त से बातें कर रही हों। अचानक अनु बोली, मां, यहां देखिए, ये दराज बंद है। गोपाल ने दराज खींची, लेकिन ताला जंग लगा था। उन्होंने जोर लगाया, ताला टूटा और दराज खुली। अंदर एक डायरी थी, पुरानी पर सहेजी हुई। पुष्पा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी दिन खुले तो समझ लेना मैंने जो किया वो मजबूरी थी, गलती नहीं। उनकी आंखें भर आईं। हर पन्ना किसी दर्द की कहानी था। उनके पति ने लिखा था कि कैसे दुकान के घाटे ने उन्हें तोड़ दिया था।
बैंक का कर्ज, कर्मचारियों का दबाव और रघु व महेश की चालों ने उन्हें कमजोर बना दिया था। एक पन्ने पर लिखा था, मैंने रघु पर भरोसा किया, लेकिन उसने सब छीन लिया। अब मैं खुद को सजा देने जा रहा हूं ताकि बाकी सब बच जाए। पुष्पा का दिल बैठ गया। उन्होंने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर राख तैरे तो समझ लेना सच्चाई डूबी नहीं है। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वही राख, वही तैरती राख, अब सब समझ में आ रहा था। उनके पति ने दुकान नहीं जलाई थी। उन्होंने सच्चाई बचाने के लिए खुद सब खत्म किया था, ताकि रघु और महेश का सच किसी दिन सामने आ सके। गोपाल ने उनकी ओर देखा। मतलब वो दोषी नहीं थे। पुष्पा ने सिर झुका लिया। नहीं, वो रक्षक थे। उन्होंने खुद को मिटाकर हमें बचाया। उस पल जैसे पूरा माहौल थम गया। दीवारों पर चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। पुष्पा ने डायरी सीने से लगा ली। अब मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगी, ताकि कोई और औरत अपनी सच्चाई की राख में न जले। अगले दिन उन्होंने पुलिस को सबूत दिए। रघु और महेश दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब पुष्पा गवाही देने खड़ी हुई तो वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, मेरे पति निर्दोष थे। उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। जो दोषी हैं वो वही हैं जिन्होंने भरोसे को सौदे में बदला। रघु कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में फंस गए। महेश ने एक बार सिर झुकाया, जैसे उसे भी अब पछतावा हो रहा हो। जज ने फैसला सुनाया। रघु और महेश दोनों को धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में 10 साल की सजा दी जाती है। पुष्पा ने आंखें बंद कीं। उन्हें लगा जैसे उनके पति कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। अदालत के बाहर मीडिया थी, लोग थे, कैमरे थे। कोई कह रहा था, पुष्पा जी ने न्याय पा लिया। लेकिन पुष्पा ने धीमे स्वर में कहा, न्याय नहीं, सच्चाई मिली है। कुछ हफ्ते बाद सब सामान्य होने लगा। दुकान फिर से खुली। राख की जगह अब फूलों का गमला रखा गया था, एक प्रतीक कि जहां कभी राख थी वहां अब जीवन उग आया है। गोपाल जी ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया है ना? पुष्पा मुस्कुराई। खत्म नहीं, शुरू हुआ है। राख ने हमें जलाया नहीं, सिखाया है। एक दिन अनु कॉलेज से लौटी और बोली, मां, आज मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए आपकी कहानी लिखी है। टीचर ने कहा कि ये किसी फिल्म जैसी है। पुष्पा ने हंसते हुए कहा, बेटी, जिंदगी खुद एक फिल्म है। फर्क बस इतना है कि इसमें कैमरा नहीं, कर्म रिकॉर्ड करते हैं। वो शाम खास थी। पुष्पा ने दीपक जलाया, उसी राख के पास जो अब फूलों के बीच रखी थी। उन्होंने कहा, देखो, अब ये राख तैर नहीं रही, इसे ठिकाना मिल गया है। गोपाल ने पूछा, और आपको? पुष्पा ने कहा, मुझे भी अब डर नहीं, बस विश्वास है। दिन बीते, मौसम बदले। दुकान अब लोगों के भरोसे की मिसाल बन गई। ग्राहक कहते, यहां सिर्फ कपड़े नहीं, भरोसा बिकता है। अनु ने दुकान का नाम रखा, राख से रोशनी। कई साल बाद जब पुष्पा बूढ़ी हो चुकी थीं, एक बच्चा दुकान में आया और पूछा, आंटी, ये नाम क्यों रखा आपने? पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, जब सब जल जाए तब भी अगर तुम सच्चाई पर डटे रहो तो राख भी रोशनी बन जाती है। उस बच्चे की मासूम आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो आप ही वो पुष्पा हैं जिनकी कहानी सब सुनाते हैं? पुष्पा ने कहा, मैं वही हूं जिसने जाना कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा तैरत।